दोस्तों चलो इस पार्ट को करते हैं। ये आपका शायद पार्ट नंबर 17 होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। सबसे देखो पहले जो हमें पढ़ना है, इस पार्ट में पढ़ना है शुद्ध निर्यात और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में अंतर। ये आपको पता होना चाहिए। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैक्सिमम पोर्शन मैं डिफरेंस की फॉर्म में करवा देता हूँ क्योंकि डिफरेंस आपको जल्दी याद हो जाता है। क्लियर? तो देखो हमें करना क्या है, एक तरफ है ना आधार लिखा है यानी बेसिस, दूसरी तरफ शुद्ध निर्यात और एक तरफ लिखा है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको आप निवल भी बोलते हो और साधन को आप कारक भी बोलते हो। क्लियर? शुद्ध को निवल, साधन को कारक बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। तो शुद्ध निर्यात की अगर हम बात करें तो शुद्ध निर्यात से अभिप्राय निर्यात और आयात के अंतर से है, यानी ये डिफरेंस है किसका, निर्यात और आयात का। आपको अच्छे से पता था तो थोड़ा टाइम यहाँ पे क्या है कम लगाएंगे। क्लियर? बात यहाँ पे करते हैं विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय की। तो विदेशों से प्राप्त सुसाधन आय से अभिप्राय विदेशों से प्राप्त साधन आय या कारक आय, कुछ भी बोल सकते हो, और विदेशों को प्राप्त क्या साधन आय या कारक आय के अंतर से है। यानी यहाँ पर हमने क्या कहा था, से में से को घटा दो तो क्या निकल के आता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आपका निकल के आ जाता है। क्लियर? यानी हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहले में हमने क्या पढ़ा कि निर्यात और आयात के अंदर को शुद्ध निर्यात कहते हैं, और यहाँ पे विदेशों से प्राप्त साधन आय में से विदेशों को प्राप्त साधन आय घटा दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय आपका निकल करके आ जाएगा। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है शुद्ध निर्यात, जिसको हम एक्स बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं ना। निर्यात माइनस आयात, और मैंने आपको बताया था निर्यात को आप एक्स से दिखाओगे, आयात को आप एम से दिखाओगे। क्लियर? यहाँ पे विदेशों प्राप्त सुसाधन निकालना है तो विदेशों से यानी से वाले में से क्या घटा दो, को वाला घटा दो बस। तो विदेशों से प्राप्त साधन आए माइनस विदेशों को प्राप्त साधन आए। तो पहले 2 पॉइंट तो बड़े प्यार से क्लियर हो गए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अवधारणा, अवधारणा मतलब कंसेप्ट। ठीक है, तो कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो हमने बोला ये जो है शुद्ध निर्यात ये घरेलू अवधारणा है, यानी ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे डोमेस्टिक कैसे, मैंने कहा आपने व्यय विधि किया था उसमें शुद्ध निर्यात आता है ना, तो उन सबको मिला करके निजी, सरकारी, घरेलू जो पूंजी निर्माण था उसको और शुद्ध निर्यात को जोड़ करके घरेलू आय एट एम पे निकलता था। ये क्या है, ये आपका घरेलू अवधारणा है। क्लियर? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, हम बोलेंगे नहीं ये घरेलू आय वाली है। और ये जो है ना ये राष्ट्रीय अवधारणा है, क्योंकि ये जो विदेश प्राप्त सुसाधन आय ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के काम आती है। क्लियर? चलो उसके बाद कारक और गैर कारक सेवाएं। तो हमने कहा इसमें गैर कारक सेवाएं शामिल होती है, जबकि इसकी बात करें तो इसमें केवल कारक सेवाएं ही शामिल होती है। अब आपके दिमाग में कारक और गैर कारक आ रहा होगा, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखो मैंने कारक और साधन पढ़ाया हुआ है, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनसे जो आय या इनको जो पेमेंट जाती है, जैसे भूमि के बदले क्या जाता है, किराया यानी लगान किराया जो आप बोलते हो किराया ना, उसके अलावा पूंजी के बदले ब्याज, श्रम को यानी जो आपका उसको मजदूरी या वेतन मिल जाता है, और उद्यम जो आपका उद्यम वृत्ति होता है, उद्यम जो होता है मेन बंदा जो होता है उसको लाभ मिलता है। तो ये जो था ना ये फैक्टर वाले हैं सारे। वो क्या है, ये फैक्टर, वो फैक्टर प्रोडक्शन, उसको जो मिलती है आय उसको फैक्टर आय यानी कारक आय कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा उनके चारों के अलावा जो भी बचेगी ना बाकी चीजें वो सारी यहाँ आएगी, इंश्योरेंस टाइप की चीजें जो भी है सारी यहाँ जाएगी। क्लियर? जो उन चारों में फॉल नहीं हो रहा जो आपको बताया था, तो बाकी सारी गैर कारक होती है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे एक और डिफरेंस की ओर। ठीक है, काफी आसान लैंग्वेज में, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये डिफरेंस। देखो पहले पॉइंट कह रहा है कि परिभाषा की बात करते हैं, तो मैंने कहा देखो अंतिम वस्तु वे वस्तु होते हैं, यानी देखो इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं, इसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। ठीक है ना, यानी इंटरमीडिएट गुड्स, एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ये हमारा फाइनल गुड्स हो गया। अब मैंने वर्ड क्या बोला, अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है, यानी अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा, क्या लिखा हुआ है, अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यानी अगर मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे सपोज करो आप आटा लेके आते हो, आप आटा लेके आए घर पे और घर पे आपने उसकी रोटियां बनाई और खा गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका आपने अंतिम यूज किया, यानी अंतिम प्रयोगकर्ता ने उसका अंतिम यूज किया और खा के सो गए, यानी उन्होंने उसका फर्दर प्रोडक्शन करके बेचा नहीं। अगर आप किसी भी गुड्स का यानी किसी भी आप वस्तु का अगर फर्दर प्रोडक्शन करते हो, यानी उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करके दोबारा बेचते हो, आप दूध लेके आए, दूध की आपने क्या नाम है मक्खन एंड ऑल बनाया और बाहर बेचा, तो वो मध्यवर्ती वस्तु हो गया। बट आपने दूध लाया और खुद ही अपने परिवार के लिए यूज किया है,
तो वो आपका अंतिम हो गया। क्लियर हो गया? डिफरेंस समझो दोबारा से। अगर मान लो आटे का एग्जांपल लेता हूँ, आटे आप लेके आए घर पे, आपने रोटी बनाई और खा गए, तो वो अंतिम हो गया। बट आप घर पे लेके आए, आपने उसके बिस्किट रोटियां वोटियां बना करके बाहर बेचा, यानी उसकी फर्दर प्रोडक्शन करके बाहर बेचा, तो वो हमारा मध्यवर्ती हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है कि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तुएं होती है जिन्हें प्रयोगकर्ता, देखो अंतिम वर्ड नहीं है यहाँ पे लिखा प्रयोगकर्ता, सिर्फ प्रयोगकर्ता अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कैसे करता है? कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। यानी एक तरह से यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह इस गुड्स को यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं, ये फाइनल है। ठीक है, इसको बेचना नहीं है, बट ये बेचना है, तो उसको दोबारा क्या है, आप आटा लाओगे, उसकी बिस्किट बनाओगे, तो एक तरह से आटा आपके लिए क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया, इससे आप दोबारा गुड्स बनाओगे और बाहर बेचोगे। क्लियर हो गया? याद रखना, ये पूछा जाता है, डिफरेंस भी आता है कई बार पेपर में, और 12th में भी आता है, ये आपका BA BCom में भी देखने को मिलता है। तो डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, या आपके ऊपर एक नोट, इसके लिए अलग से नोट पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो पहला डिफरेंस हो गया कि अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती है जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मैंने पहला पॉइंट क्लियर, डन। नंबर 2, दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना मतलब हो गया जब किसी गुड्स की, यानी किसी वस्तु की गणना 2 या 2 से अधिक बार, 2 बार या 2 से अधिक बार अगर गणना हो जाती है, अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो 1 से अधिक बार कर दो, तो बात तो वही होगी ना, 1 से अधिक बार, यानी 2 या 2 से अधिक बार अगर आप गणना कर देते हो तो उसे कहते हैं दोहरी गणना की समस्या, जो कि हम राष्ट्रीय आय वाले जो चैप्टर में करा रहा हूँ 12th क्लास को, वहां पे मैं समझा रहा हूँ इस पॉइंट को कि दोहरी गणना क्या होती है। तो आप वहां पे प्लीज वो लेक्चर्स ले सकते हो। अभी खाली मैं इतना बता रहा हूँ, दोहरी गणना मतलब किसी गुड्स की गणना, यानी किसी वस्तु की गणना 2 या 2 से अधिक बार करना दोहरी गणना कहलाता है। यानी एक ही गुड्स को आपने 2 बार ऐड कर दिया, जिससे समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो उसने बोला अंतिम वस्तुओं के जोड़ से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न नहीं होती, यानी इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, मगर मध्यवर्ती वस्तु के जोड़ से दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न होती है। क्लियर? चलो, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते वक्त इसको सम्मिलित किया जाता है, यानी हम इसको सम्मिलित करते हैं, किसको? अंतिम वस्तु को सम्मिलित किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते वक्त मध्यवर्ती वस्तु को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हो, चाहे तो घरेलू आय भी लिखकर कि घरेलू आय के लिए इसको यूज किया जाता है, बट इसको यूज नहीं किया जाता, नहीं ये सम्मिलित नहीं होता, ये सम्मिलित होता है। यानी राष्ट्रीय आय चाहे घरेलू आय है, दोनों केस में ये सम्मिलित होगा, ये सम्मिलित नहीं होता है। क्लियर? अगला पॉइंट, मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि मतलब मूल्यों का बढ़ना, या ठीक है ना? तो उसने बोला इन वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की जाती, क्योंकि ये तो आप लाए और घर पे लाके खा के डकार मार ली, तो यहाँ पे तो कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती। बट इसने लिखा है यहाँ पे मूल्य वृद्धि होगी, क्योंकि अभी तो आप आटा लेकर आए हो, मान लो 20 रुपए किलो आटा है, फिर आप उसका फर्दर प्रोडक्शन करोगे, बिस्किट बनाओगे तो महंगाई तो बेचोगे ना, तो मूल्य में वृद्धि होगी। यहाँ पे मूल्य में वृद्धि देखने को मिलेगी, यहाँ पे मूल्य में वृद्धि देखने को नहीं मिलती है। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आटा जिसका उपयोग घरों में अंतिम वस्तु के रूप में हो रहा है, तो वह अंतिम वस्तु हो गया हमारा। आटा जिसका उपयोग फैक्ट्री में, फर्म आदि में उपयोग हो रहा है, क्यों? ब्रेड बनाना है, बिस्कुट बनाना है, आदि कुछ भी बना सकते हो, में कच्चे माल के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? आपके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गया। तो फटाफट से एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। पहला, अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती है जिन्हें प्रयोगकर्ता अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। डन। नंबर 2, इसमें मैंने कहा दोहरी गणना की समस्या, इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, बट इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रीय आय, इसको राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते वक्त सम्मिलित किया जाता है, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। घरेलू आय में इसको सम्मिलित किया जाता है, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्लियर? उसके अलावा मूल्य वृद्धि, इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती, क्योंकि अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग कर दिए जाते हैं, बट इसमें मूल्य वृद्धि होती है क्योंकि आपको दोबारा बेचना है इसको बना करके, तो मूल्य वृद्धि करनी पड़ती है। इसमें एग्जाम्पल दिया कि आटा जिसका उपयोग आप खुद कर रहे हो तो अंतिम हो गया, अगर आप उसका फर्दर प्रोडक्शन करके दोबारा बेच रहे हो तो वो आपका मध्यवर्ती हो गया। तो मेरे हिसाब से तो शायद आपको यहीं पे याद हो गया होगा। ठीक है ना? ये काफी आसान डिफरेंस होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, और इतना आसान है कि आपको यहीं पे याद हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा?
थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा है सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि आपका जो नेट एक्सपोर्ट होता है यानी जो शुद्ध निर्यात होता है और जो विदेशों प्राप्त संसाधन आय होता है उसके बीच में डिफरेंस। और उसके बाद हमने पढ़ा मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में अंतर। ये जो बीच में डिफरेंस था, जहां तक मुझे याद था कि मैंने ये करवाया नहीं आपको, इसलिए मैंने बीच में मर्ज कर दिया उसको। क्लियर। और अब हम बात करते हैं स्टॉक और फ्लो, यानी हमारा स्टॉक और फ्लो मतलब प्रवाह। क्लियर। स्टॉक को स्टॉक ही लिखेंगे हम और फ्लो को हिंदी में प्रवाह बोलते हैं। क्लियर। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। क्लियर। तो देखते हैं स्टॉक की अगर हम बात करें तो उसने बोला ये वे मात्राएं हैं या ये वो चर है, ये वो चर है, ये वो चर है जिनको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। ये आपको याद रखना है कि जिनको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है। यानी मैंने क्या बोला, स्टॉक वो चर है, वो मात्राएं हैं जिनको समय के एक निश्चित यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप इसे क्या करते हो, मेजर करते हो। क्लियर। जबकि प्रवाह की अगर हम बात करें तो उसने बोला ये वो चर है, वो मात्राएं हैं जिनको समय अवधि की प्रति इकाई पर मापा जाता है। देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, वो एक निश्चित बिंदु था, यहाँ पे प्रति इकाई पर इसको मापा जाएगा। ठीक है ना, ये आपको पहले चीज याद रखनी है। नंबर 2, स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता है, स्टॉक का कोई भी समय काल नहीं होता है। जबकि प्रवाह की अगर हम बात करें तो उसका समय काल होता है। जैसे या तो ये प्रति घंटा होगा, प्रति इकाई बोला है क्योंकि, या प्रति माह हो सकता है, प्रति वर्ष हो सकता है आदि। आप बोल रहे होंगे मैंने से पॉइंट बाय पॉइंट क्यों करवा रहा है। देखो पॉइंट बाय पॉइंट भी याद करना काफी आसान होता है। पहली बात, इसमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि स्टॉक और फ्लो में कोई 2 डिफरेंस बताओ, तो मैंने एटलीस्ट 3 लिख दिया आपके लिए। ठीक है ना, बाकी आप उदाहरण में इसको एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, है ना। तो पहला पॉइंट जिसको समय के एक निश्चित बिंदु पर मापा जाता है वो है स्टॉक, प्रवाह प्रति इकाई पर मापा जाएगा। क्लियर। नंबर 2, स्टॉक का कोई समय काल नहीं होगा। ठीक है, प्रवाह का समय काल होता है, जैसे प्रति इकाई, ठीक है, जैसे प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष। क्लियर। आगे, ये एक स्थिर या फिर गतिहीन, जिसमें गति ना हो, ठीक है, वो अवधारणा है। आप अचल भी बोल सकते हो, अचल, अचल, अचल मतलब जो चल नहीं सकता, है ना, अचल। तो ये क्या है, एक स्थिर गतिहीन अवधारणा है, यानी स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में बोलूं तो स्टैटिक, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी क्या है, गतिहीन। जबकि अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ये गतिशील अवधारणा है, यानी डायनामिक कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें गति है, ये गतिशील है, वो गतिहीन है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने लिखा है संपत्ति। अब देखो मैंने कहा, आपने बोला मेरे पास ना 2 करोड़ की संपत्ति है, तो भाई साहब वो स्टॉक हो गया ना, कि 2 करोड़ की है, नहीं फिक्स है वो एक जगह पे। तो मैंने कहा संपत्ति हमारा हमेशा क्या होगा, स्टॉक होगा। मगर मैं वही बोलूं कि आप इनकम कमा रहे हो, आपकी आय आती है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, आप इनकम आ रही है, तो भाई साहब वो आ रही है ना, आप काम कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है, आप काम कर रहे हो, आपके पास पैसा आ जा रहा है, तो वो आपका फ्लो है। तो यानी जो एक जगह पे स्थिर है कि आपने इतनी प्रॉपर्टी बना ली है, वो संपत्ति यानी वो स्टॉक हो गया। और आपके पास अभी भी इनकम आ रही है जो, वो आपके लिए क्या हो गया, प्रवाह होगा। क्लियर। एग्जाम्पल आ जाते हैं पेपर में कि जैसे बोलेंगे बैंक जमा बताओ क्या होगा, स्टॉक है या फ्लो है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके ऊपर आ सकते हैं। क्लियर। पूंजी, मेरे पास इतनी कैपिटल रखी है, भाई साहब कितनी कैपिटल, मैंने कहा 1 करोड़ कैपिटल, स्टॉक है। मगर वही पूंजी निर्माण हो रहा है, अब निर्माण हो रहा है समझ लो बढ़ रहा है ना, पूंजी निर्माण, अब पूंजी निर्माण हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो, आपका फ्लो कॉन्सेप्ट यानी प्रवाह के अंदर आएगा। डन। बैंक में आपने पैसा जमा कर रखा, बैंक जमा है, स्टॉक, मगर उसी बैंक के जमा पे आपको पैसे पे ब्याज मिल रहा है, ठीक है, या वो भी पैसा निर्माण हो रहा है, तो वो भी क्या आएगा, हमारा प्रवाह के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो पूंजी है, पूंजी पर ब्याज मिल रहा है, वो यहाँ पे है। ठीक है, बैंक जमाए ऊपर है कि वो फिक्स है, यहाँ पे पूंजी निर्माण भी हमने याद दिया कि पूंजी पे जब पैसा आप कहीं लगाते हो तो अगर वो बढ़ रहा है तो प्रवाह है। ठीक है ना, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आगे, छत में आपने टंकी रखी है, उसके अंदर पानी है 500 लीटर, भाई साहब स्टॉक है, आपने रोक के रखा पानी को, मगर उसी छत की टंकी में पानी का रिसाव हो रहा है, रिसाव यानी पानी लीक हो रहा है, या क्या नहीं, पानी आपने नीचे खोल दिया तो पानी नीचे रस रहा उसके, तो उसका मतलब वो फ्लो है, यानी प्रवाह है, यानी प्रवाह यानी चल रहा है। ठीक है ना। ऐसी उत्तराखंड एवं दिल्ली, उत्तराखंड और दिल्ली, ठीक है, के बीच की दूरी मैंने कहा मान के चलो 800 किलोमीटर है, तो उत्तराखंड और तुम्हारे दिल्ली के बीच की दूरी 800 किलोमीटर, तो उसका मतलब फिक्स है कि ये दूरी कम थोड़ी ना हो जाएगी, ये तो फिक्स है, तो उसका मतलब ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मगर वहीं दिल्ली से उत्तराखंड जा रही कार की रफ्तार
भाई साहब रफ्तार तो वो तो फ्लो होगा ना, मतलब कितनी कितनी स्पीड से भाग रही होगी वो कार। तो अगर वो कार की स्पीड की बात कर रहा है तो हमारी कहाँ चली जाएगी, वो फ्लो के अंदर चले जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप अपनी बुक से इसके और एग्जाम्पल देख सकते हो। क्लियर? जो समझ में आए वही कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझसे पूछो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। डन? तो हमने देखो आज बहुत कुछ पढ़ा है। एक तो आपने अंतिम वस्तु के बारे में पढ़ लिया है, मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में पढ़ लिया है। नंबर 3 आपने शुद्ध निर्यात के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, और विदेशों प्राप्त निवल कारक आय शुद्ध कारक आय के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया। फिर आपने स्टॉक पढ़ा और प्रवाह पढ़ा, इनके बीच में डिफरेंस भी देख लिया एक तरीके से। डन? तो प्लीज इसे नोट डाउन करिए, अपनी एक कॉपी बना लीजिए। देखो ये कॉपी जो आप बना रहे हो ये आपकी बीए बीकॉम में भी काम आएगी, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र अगर आप वहाँ पे भी लेते हो, क्योंकि वहाँ पे है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पहले तो लेते हैं, ठीक है। आजकल बच्चे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों करते, मुझे नहीं पता। बट जब अच्छा खासा आपको कॉन्सेप्ट सब कुछ पहले से पढ़ा मिल रहा है तो करो ना। थोड़ा सा एक आध चीज़ें अलग होगी, वो हमने ऑलरेडी करा रखी है, वीडियोस की ऑलरेडी बनी हुई है। डन? चलो तो इन वीडियो को, इस वाली वीडियो को क्या है यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।